देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे बहुत सारा पॉइंट पहले बताए थे। इसमें आगे का देखिए कुछ परिभाषिक वर्ड सब है, इसे आज समझते हैं। इसमें है किरण, रे। याद रखेंगे, प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से जाता है उसी पथ का नाम रखा गया है किरण। प्रकाश की चलने की पथ को क्या कहा जाता है? किरण। तो किरण का यह सिंबल बनाया गया, इसे ध्यान रखें। एक लाइन दिए है, इसमें एक एरो मार्क दें। अगर एरो नहीं देंगे तो यह किरण नहीं होगा। तो मैथ के अनुसार वह हो जाएगा लाइन सेगमेंट, रेखाखंड बन जाएगा। यह किरण का पहचान हुआ, एरो आवश्यक है। फिजिक्स में हम लोग गोलीय दर्पण में या समतल दर्पण में जब किरण आरेख खींचेंगे तो इसमें एरो का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसमें किरण खींचते हैं। किरण को इंडिकेट किया जाता, उसमें एरो देना आवश्यक है। अगर हम डायग्राम बना दिया अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या समतल दर्पण में और एरो मार्क नहीं दिया, केवल लाइन लिखा हुआ रहेगा, तो वह किरण आरेख सही नहीं होगा, वह किरण आरेख रॉन्ग हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाए। इसलिए एरो मार्क ध्यान में रखना। इसलिए किरण का डिफाइन को समझे, डायग्राम को देखिए। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं, इसे याद रखना। तो यह एरो मार्क इस तरफ भी लगाया जा सकता है, इस तरह से एरो मार्क लगाए। इसका एरो लाइन दिया हुआ है, इसका एरो ऐसे भी दिया हुआ है, या लाइन यह दिया हुआ है इसके बीच में। तो एरो मार्क अच्छे से बनाएंगे। देखिए, यहाँ छोटा सा एक लकीर और इधर जो है लंबा होना चाहिए। ये एरो अच्छा से और सुंदर बनाना है। फिर है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। ये हमें याद होना चाहिए जब प्रकाश चैप्टर से पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन या नेक्स्ट इसमें आगे पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें भी ये सब हमें डिफाइन आना चाहिए। यह प्रकाश पुंज या किरण पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यह किरण के विषय में समझाया दिया, क्या है? एक किरण का यहाँ देख, सिंगल। और प्रकाश पुंज जो है क्या? किरणों का समूह, किरणों का एक गुच्छा हुआ, किरणों का समूह हुआ, ग्रुपिंग। अर्थात प्रकाश जो चलता है किरणों के ग्रुपिंग के रूप में चलता है। प्रकाश ढेर सारे किरणों का क्या है? समूह है। तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, याद रखना, किरण पुंज। ऐसे यह किरण पुंज आगे इसमें पढ़ेंगे। यह 3 टाइप का होगा, अभिसारी, अपसारी और समांतर। यहाँ सभी टाइप का यहाँ पिक्चर बनाया होगा। तो ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगा, वह समांतर प्रकाश पुंज हो जाता है। जैसे इसका डायग्राम ये हुआ, तो इस तरह इसमें एरो का मार्क इस तरफ दीजिए या इस तरफ दीजिए, जैसा कि यहाँ बनाए, या एरो मार्क लगाए, एरो लगाए, एरो। अगर इसके छोर बिंदु पर देंगे तब भी यह काम करेगा। याद रखेंगे, पैरेलल होना चाहिए। किरण क्या है वह तो समझ चुके हैं, इसका सिंबल ये हुआ रेखा, ये क्या है? सभी पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, पैरेलल बीम कहा जाएगा। दूसरा आएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज का तात्पर्य होता है इसमें सभी किरणें एक जगह आकर इकट्ठा होता है। इसमें सभी प्रकाश पुंज एक जगह आकर इकट्ठा होता है। अर्थात ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, या हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। या दूसरा ऐसे भी हो सकता है, मिलते हुए प्रतीत होती है, ऐसे भी डिजाइन का हो सकता है। तो इसमें बीच से काटकर आगे जो है डॉट लाइन से इसे दिखाए। आगे याद रखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है या निकलती, दोनों काम हो सकता है, या तो निकलती है, निकलते हुए प्रतीत होती है। याद रखेंगे, यह हो जाएगा अपसारी प्रकाश। इसे ध्यान रखना है, ये सभी याद रखेंगे। अब प्रकाश पुंज 3 प्रकार के आसपास, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। तो देख लीजिए, यहाँ भी स्पष्ट लिख दे इस चीज का, इसका डिफाइन क्लियर किया हुआ है।
कि ऐसे प्रकाशपुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होता है वह समांतर प्रकाशपुंज कहलाता है। तो इसका पिक्चर देखेंगे, यहाँ लाइन देखिए, ये रे हुआ, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर, समांतर प्रकाशपुंज। छोर बिंदु पर भी एरो लगाकर दिखा दिया जा सकता है, यह भी समांतर प्रकाशपुंज हो। ये भी समांतर प्रकाशपुंज। अब है अभिसारी प्रकाशपुंज। अभिसारी प्रकाशपुंज ऐसे प्रकाशपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे याद रखेंगे। जैसे ये देखिए, ये ऐसा डायग्राम है कि इसमें यह प्रकाश किरण इस ओर आ रहा है और सभी आकर के क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा हुआ, एक जगह में। इसी को बोलते हैं अभिसारी प्रकाशपुंज। या जैसे देखिए, यह बनाए डायग्राम इसका यहाँ और एरो मार्क लगाए। अगर एरो मार्क उल्टा हो जाएगा तो इसी में हो जाएगा तो नाम बदल जाएगा। एरो मार्क बता रहा है क्या, यह प्रकाश किरण इस ओर से इस तरफ आ रहा है, यह प्रकाश किरण इस ओर से इस तरफ आ रहा है, यह प्रकाश किरण इस तरफ आ रहा है और सभी एक जगह मिल रहा है। ऐसा प्रकाशपुंज जो है अभिसारी प्रकाशपुंज होता है। याद रखेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो है अभिसारी प्रकाशपुंज बनाता है, अर्थात अवतल दर्पण से अभिसारी प्रकाशपुंज प्राप्त होता है। और इसी अभिसारी प्रकाशपुंज जो प्राप्त होता है, इस कारण से अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। या इसका दूसरा और भी उपयोग हुआ, जैसे दंतिस्ट लोग जो दांत का प्रेक्षण करते हैं तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश को जैसे दांत के पास पहुंचाने के लिए एक प्रकाश का जो है ग्रुप, किरणों का जो ग्रुप इकट्ठा होता है जहाँ दांत साफ साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस तरह याद रखेंगे कि अभिसारी प्रकाशपुंज में, अभिसारी प्रकाशपुंज अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। इसमें कब होता है, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो प्रकाश दर्पण से अपवर्तन के बाद वह प्रकाश किरण फोकस पर सभी जमा होता है, फोकस पर अभिसरित होता है। इस तरह इसमें ध्यान रखेंगे। और अगर लेंस में अगर इसी चीज के विषय में अगर पढ़ेंगे तो याद रखेंगे, उत्तल लेंस से अभिसारी प्रकाश प्राप्त होता है और अवतल दर्पण से भी अभिसारी प्रकाशपुंज प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण से अभिसारी प्रकाशपुंज प्राप्त होता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और अगले चैप्टर में अगर लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। याद रखेंगे, इसके आधार पर दर्पण में एक ऑब्जेक्टिव इसमें इंक्लूड किया। अपसारी प्रकाशपुंज ऐसे प्रकाशपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलती या निकलती हुई प्रतीत होती है, वह अपसारी प्रकाशपुंज। जैसा देखिए, एक बिंदु से क्या आ रहा है, प्रकाश की किरण निकल रहा, और यह होता है प्राय दर्पण में अगर पढ़ेंगे तो उत्तल दर्पण में जो हमको प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में हमें अपसारी प्रकाशपुंज प्राप्त होता है। वह भी जब प्रकाश की किरण समांतर होता है या मुख्य अक्ष के समांतर होता है तब। इसी कारण से उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखें। फिर इसको रिपीट करते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, इसे याद रखना। और इसी को रिपीट कर देते हैं, लेंस में भी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसका उल्टा उसमें वर्किंग होता है। ये सही परिभाषित वर्ड है, इसे ध्यान में रखना है, इसे पढ़ें। देखिए, अब करना है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। इसका चर्चा ऐसे भारतीय वन में थोड़ा कम होता है, लेकिन एनसीईआरटी में है प्रकाश का प्रकीर्णन और दूसरा विवर्तन। ये एग्जाम में प्रायः देखा जाता है, पूछा है। तो इन दोनों के डिफिनेशन को अच्छे से समझेंगे और एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे। दोनों एक जैसा लगता है लेकिन थोड़ा का फर्क है।
अगर शॉर्टकट में दोनों को बोले तो प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब वह सूक्ष्म कण पर प्रकाश के किरण के टकराने पर वह सभी दिशाओं में छितर जाना, फैल जाना। और विवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किरण सूक्ष्म कण पर अगर पड़ता है तो उस कण से जो जैसे प्रकाश की किरण हम लोग पढ़े हैं कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तब प्रकाश किरण जब वायुमंडल से गुजरता है तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। तो सूक्ष्म कण पर जब पड़ता है तो वह सूक्ष्म कण जो है अपारदर्शी अगर हो तो उसे वह पार नहीं कर पाता। तो वह क्या होता है कि जिस पथ से वह गुजरता है उस पथ से अल्पतम, सूक्ष्मतम, बहुत कम, नगण्य मात्रा में क्या होता है, पथ को बदल देता, विचलित हो जाता और वहां से वह पास कर जाता। तो यही जो अल्पतम, न्यूनतम जो थोड़ा सा वह मुड़ता है, झुकता है, यही घटना का नाम हुआ विवर्तन। दोनों को शाब्दिक तरीके से इसे समझेंगे ताकि हमें अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आवे तो इन दोनों वर्ड में हमें कंफ्यूज नहीं। प्रकीर्णन का मतलब हो गया सूक्ष्म कण पर प्रकाश किरण पड़ने से उसको छितर जाना, सभी दिशाओं में छितर जाना। और विवर्तन का तात्पर्य है कि सूक्ष्म कण से टकरा कर वह अल्पतम, बहुत ही कम मात्रा में वह क्या होता है, पथ को बदलता है, मुड़कर आगे बढ़ जाता है। यही दोनों में खास अर्थ है। बस इतना अगर शॉर्टकट में दिमाग में रखे तो ये अब डिफाइन को भी एक बार मैच करते हैं, मिलाते और अच्छे समझेंगे, याद रखें। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता तो उसमें विद्यमान धूल आदि के कण द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता। प्रकाश के इन सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर हो गया? यह वह अपारदर्शी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैलने का जो प्रोसेस है, क्रिया है, वह प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता। इसे याद रखेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे प्रैक्टिस करना आवश्यक है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अब इसमें यह इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आया यहाँ कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जबकि एक चीज याद रखिएगा कि इसमें अब तरंग दैर्घ्य भी आता, प्रकाश के किरण का तरंग दैर्घ्य भी होता। तो याद रखेंगे लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होता है। याद रहे, इसको अपोजिट में कर दिए, इसमें एक्स्ट्रा भी और जोड़े। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है जबकि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। और हम लोग याद रखेंगे बैंगनी रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह कम होता है। और एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दो बार रिपीट करते हैं, याद रखिए। तरंग दैर्घ्य का मात्रक, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम, इसे ए की पावर 0 से डिनोट किया है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है, इसे याद रखेंगे। और भी एक चीज, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर भी होता है, मीटर भी होता है और एंगस्ट्रम भी होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा था, एग्जाम में पूछा था, इसे याद रखें। याद हुआ? तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रम या मीटर होता है। अब एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है, इसे याद रखें। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है, इसे भी याद रखना।